जी, हाँ जी, जी। जी। नमस्कार दोस्तों, एआईबीसीए टीवी में आपका स्वागत है और आज जो है चर्चा का विषय है प्रतिनिधित्व, आरक्षण एवं उसका संरक्षण और हमारा दायित्व। साथियों, जो हमको प्रतिनिधित्व मिला है, वो शासन-प्रशासन में और इस देश के जो है प्रत्येक हिस्से में हमको ये रिप्रेजेंटेशन का अधिकार मिला हुआ है और जो है उसका संरक्षण और हमारा क्या दायित्व होगा, इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय कमल किशोर कठेरिया जी, जो आईआरएस हैं दिल्ली में। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय अरुण माझी जी, जो सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में सीनियर अधिवक्ता हैं। और उसी के साथ हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय प्रदीप जी, जो पीलीभीत से हैं और सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हम सभी को आमंत्रित किए हैं और मैं स्टार्टिंग करना चाहता हूँ आदरणीय कमल किशोर कठेरिया जी से। कठेरिया जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो प्रतिनिधित्व है और ये क्या है और कहाँ-कहाँ हमको मिला हुआ है और उसका संरक्षण कैसे होगा और हमारा क्या दायित्व है, इस विषय पर हम लोग आपसे जानना चाहते हैं आदरणीय कठेरिया साहब। सबसे पहले तो सभी लोगों को जय भीम। और जी, मैं जो आरक्षण आज का जो सब्जेक्ट रखा है तो ये बताना जी, चाहूंगा, क्योंकि ये पिछले कुछ दिनों से लगातार इसके ऊपर हमले हो रहे हैं और लॉकडाउन पीरियड में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही लगातार इसके विरोध में निर्णय आ रहे हैं। तो जी, जी, आरक्षण व्यवस्था जो है, जो जी, कि जो इस समय चर्चा का विषय है और संविधान द्वारा दी हुई है, जी, ये आरक्षण व्यवस्था अगर मूल रूप में देखा जाए तो इस देश में आरक्षण व्यवस्था कोई नई नहीं है। ऐसा नहीं कि देश में संविधान लागू हुआ उसके बाद ही आरक्षण व्यवस्था लागू हुई। जी, जी, आरक्षण व्यवस्था यदि देखा जाए तो 4000 वर्ष पहले जब जी, आर्य इस देश में आए, तब जी, जी, उन्होंने जब यहाँ के लोकल लोगों को हराकर यहाँ पे शासन स्थापित किया और उन्होंने एक जी, वर्ण व्यवस्था स्थापित करी, जिसके तहत जी, ब्राह्मण को शिक्षा का कार्य, पढ़ने लिखने का कार्य आरक्षित किया गया। एक जी, क्षत्रिय वर्ग बनाया गया, उसके लिए लड़ने का, शस्त्र धारण करने का कार्य आरक्षित किया गया। और तीसरा ग्रुप बनिया बनाया गया वैश्य के लिए, उसको लिए व्यापार का कार्य जो आरक्षित किया गया। और इस देश के जो हम लोग जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट थे, उनको जो जी, है गुलाम बनाया गया, विभिन्न वर्गों में विभिन्न जातियों में बांटकर उनके लिए सेवा का कार्य आरक्षित किया गया। तो ये आरक्षण व्यवस्था तो आज से 4000 वर्षों से चली आ रही है। जी, जो वर्तमान आरक्षण व्यवस्था है, जो इस आरक्षण व्यवस्था कारण जो 4000 वर्षों से चल रही है, उसके वजह से इस देश का जो 80 से 85% समाज है, जो 6000 से ज्यादा जातियों में बटा हुआ है, वो जी, जी, 4000 वर्षों में इतना पददलित हो गया था, इतना पिछड़ा हो गया था। किसी का जी, कोई कम पिछड़ा, कोई ज्यादा पिछड़ा, वो अलग है, लेकिन सभी अधिकार विहीन थे। तो जी, उनको जी, ऊपर लाने के लिए, विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए ये आरक्षण व्यवस्था की गई, जिसकी शुरुआत 1902 में साहू महाराज ने करी। उन्होंने जी, जी, 26 जुलाई 1902 को जब वो लंदन गए हुए थे, वहीं से एक आदेश जारी करके अपने राज्य में 50% आरक्षण पिछड़े वर्ग के लिए करने की घोषणा की गई थी। जी, उसके जी, बाद ये मामला और बढ़ा और मद्रास में भी, जहां पर ब्राह्मण समाज के खिलाफ लगातार लोगों में चेतना आ रही थी कि सारी चीजों पे उन्हीं का है। मैसूर राज ने वहां पर एक आयोग बनाया और मैसूर राज ने 1918 में एक आयोग बनाया पिछड़ी जातियों की पहचान के लिए। उसके आधार पर वहां भी रिजर्वेशन लागू किया गया। फिर बाद में मद्रास राज्य में जो पहले से चल रहा था वहां भी लागू किया गया। 1925 में बंबई में भी एक आयोग बनाया गया, और जिसमें कि ब्राह्मण, प्रभु, मारवाड़ी, पारसी और बनिया को छोड़कर से सभी जातियों को पिछड़ा जाति घोषित किया गया और उन सबके लिए रिजर्वेशन किया गया। बाबा साहब अम्बेडकर जब इस आंदोलन में प्रवेश किए और 1932 का जो पूना पैक्ट हुआ, तो उसमें उन्होंने एससी समाज के लिए रिजर्वेशन की मांग रखी और समझौता हुआ पूना पैक्ट में। और बाद में जब संविधान लागू हुआ तो उन्होंने उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। उसी समय जब संविधान बन रहा था, तब चूंकि पिछड़े वर्ग की कोई के लिए भी उन्होंने आवाज उठाई, तो चूंकि पहचान नहीं थी, तो इसलिए आर्टिकल 340 में पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए आयोग बनाने का निर्णय लिया गया, जिसकी बाबा साहब ने व्यवस्था की थी। और बाद में काका कालेकर आयोग बना,
उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन नेहरू ने उसको डस्टबिन में डाल दिया। उसको रिपोर्ट जी को जी लागू करने के लिए जनता गवर्नमेंट जब आई, मुरारजी देसाई वगैरह प्रधानमंत्री ने, इन्होंने गवर्नमेंट आने से पहले पूरा वादा किया था कि हम मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे पिछड़े वर्ग को रिजर्वेशन देने के लिए। जी लेकिन जब वो आए, उन्होंने भी उसको डस्टबिन डाल दिया और एक नया आयोग मंडल आयोग बना दिया। वो मंडल जी जी आयोग की रिपोर्ट आई, वो भी, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। लेकिन 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तब उन्होंने उसको लागू किया। तमाम बवाल हुआ, जी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, इंदिरा साहनी मामले में उसका जजमेंट आया फेवर में, और फिर 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। जी तो ये रिजर्वेशन जो है, ये जी कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। ये इंदिरा साहनी मामले में भी स्पष्ट किया जा चुका है। यह प्रतिनिधित्व का मामला है। अनुच्छेद जी 15(4) और अनुच्छेद 16(4) में ये क्लियर लिखा हुआ है कि यदि, जैसे कि अनुच्छेद 16 है, 16(1) कहता है कि सभी को रोजगार में के मामले में अवसर की समानता मिलेगी। लेकिन अनुच्छेद 16(4) कहता है कि यदि समाज का कोई वर्ग या वर्ग लिंग के आधार पर, भाषा, जाति और धर्म के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व सामान्य तरीके से सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है, तो राज्य उनका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए विशेष उपबंध करेगी। तो ये जो नौकरियों में मामला है, वो एक तरीके से प्रतिनिधित्व का मामला है। कोई ऐसा नहीं कि हम किसी का नौकरी छीन रहे हैं, हम अपने हिसाब से मांग रहे हैं, वो भी हम जनसंख्या के हिसाब से नहीं हमें मिल रहा है। इसी का रिजर्व की पॉपुलेशन 52% है जो 1931 की जनगणना के हिसाब से, लेकिन उनको भी 27% मिल रहा है। एससी की पॉपुलेशन करीब 18% के आसपास पूरे देश में है, लेकिन 15% केंद्रीय गवर्नमेंट में, राज्यों में अलग अलग वहां की जनसंख्या के हिसाब से। तो ये प्रतिनिधित्व का मामला है, और इस प्रतिनिधित्व के लिए हमें खुद ही आगे आना होगा। हम नेताओं के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, ना न्यायपालिका भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि वो सभी किसी ना किसी तरीके से इस आरक्षण व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं या कमजोर करना चाहते हैं। वो इस तरीके से कमजोर करना चाहते हैं कि अगर आरक्षण खत्म ना भी हो, तब भी वो यूजलेस हो जाए। इसलिए हमें उसके आगे हमें खुद के लिए काम करना होगा। जैसे कि अभी उत्तराखंड के मामले में 7 फरवरी को आदेश आया, और जिसमें कह दिया गया कि आरक्षण फंडामेंटल राइट नहीं है, इसलिए किसी राज्य को कोर्ट ये बाध्य नहीं कर सकता कि रिजर्वेशन दे। वही अभी जून में 21 जून के 11 जून को या नहीं 22 जून को मामला आया है। 22 जून को मामला आया, जिसमें कि तमिलनाडु का मामला था, ओबीसी का रिजर्वेशन था, उसमें भी उन्होंने वही रिपीट कर दिया कि फंडामेंटल राइट नहीं है। तो जबकि इंदिरा साहनी मामले में भी एक स्पष्ट किया जा चुका है कि आरक्षण जो है, आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 16(4) में अवश्य दिया है, लेकिन वो 16(1) में ही ऑटोमेटिकली निहित है। अवसर की समानता में ही आरक्षण आ जाता है, क्योंकि यदि दो गैर बराबर अगर समाज है, तो उसको अवसर की समानता तभी मानी जाएगी जब दूसरे को भी मौका दिया जाए, अदरवाइज समानता का सिद्धांत अपने आप ध्वस्त हो जाता है। तो ये एनएम थॉमस केस में ये मामला आया था, उसमें माना गया था कि 16(1) में ही अवसर की समानता में ही आरक्षण उसका पार्ट है, अगर 16(4) में अलग से व्याख्या ना हो तब भी उसको दिया जा सकता है। और ये इंदिरा साहनी मामले में क्लियर कट बोल दिया गया। उसके बावजूद भी ये छोटी बेंच जो है उसको कर रही है। जैसे कि जो भी मामला आया था, वो 3 जज की बेंच का था, जो अभी 23 जून को मामला आया है तमिलनाडु वाला, उसने बड़ी बेंच के आरक्षण आदेश को जो है एक तरीके से एक साइड करते हुए अपनी ओपिनियन दे दी। कल को ये 5 जजों की बेंच भी इस तरह की ओपिनियन दे सकती है। तो अगर हम अभी नहीं संभले, तो शायद हमारे हाथ से ये हमारा प्रतिनिधित्व का मामला जो चला जाएगा, और हमारी आने वाली पीढ़ी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जी जी जी, आपने बहुत अच्छी बात कही सर। जो है आपका कहना है कि जो है आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन का कोई कार्यक्रम नहीं है। आरक्षण जो है एक प्रतिनिधित्व का मामला है, और प्रतिनिधित्व का मतलब होता है हिस्सेदारी। और हिस्सेदारी कहाँ पर? शासन में, प्रशासन में, न्यायपालिका में, और रोजी रोजगार, धन धरती में, देश के प्रत्येक साधन संसाधन में वो हिस्सेदारी का मामला है। और ये प्रतिनिधित्व पर लगातार विभिन्न प्रकार से कुठाराघात किया जा रहा है, और बहुत सारे जो है फैसले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी इस तरह से आ रहे हैं। तो हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय प्रदीप कश्यप जी, जो है एडवोकेट हैं, पीलीभीत से हैं, और सुप्रीम कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल भी हैं। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ प्रदीप जी, जो है ये जो आरक्षण है हमारा, ये प्रतिनिधित्व है, और अभी कठेरिया साहब ने बात कही है कि जो ये हिस्सेदारी का मामला है, ना कि जो है गरीबी उन्मूलन का। बहुत सारे लोग जो है इसको क्या कहते हैं कि बैसाखी है, या ये गरीब आदमी को आरक्षण मिलना चाहिए, या इस तरह की बहुत सारी बातें आती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है?
प्रदीप जी। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? नमस्कार सर को। जी जी कृष्ण जी जी को मेरा प्रणाम। जी जी हाँ, मेरी आपकी आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है जी प्रदीप जी। सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम में उपस्थित, जी ठीक है, मैं बाहर आ गया था एक्चुअली, ऑफिस में आवाज नहीं आती है तो जी बताना जी चाहूँगा आरक्षण की शुरुआत की गई, क्या हुआ। जी जहाँ तक मैंने पढ़ा है और ये एक स्टडी का विषय है, आरक्षण जी जी की अवस्था बढ़ी। ये जी जो विदेशी लोग आए थे, जैसे कि आज कठेरिया जी ने बताया 4000 वर्ष पूर्व ये आर्यन हमारे भारतवर्ष में आए थे। यहाँ की भूमि पे सभी चीजें उपलब्ध हैं, खाद्य जी जी सामग्री है, हर तरह की पेड़ है, जी पौधे हैं, पहाड़ है, राजस्थान है, समुद्र जी है, जल है, सब कुछ है यहाँ पर भारत में। जी जी ये लोग बाहर से आए, इन्होंने देखा यहाँ के लोग बहुत ही सज्जन और मेहनती किस्म के हैं, तो उन्होंने एक व्यवस्था लागू करी, जैसे धार्मिक आधार में उन्होंने जी जी लोगों की जमीन हड़पी, उन्हें गुलाम बनाया, काम करना जी शुरू कर दिया। उन्होंने जी उन्हीं में से जो बलवान व्यक्ति थे, उन्होंने अपनी रक्षा का कार्य दिया जी और जी लगातार उनका दमन करते आए 4 सालों से आज तक। जी जी अभी चाहे प्रदेश में या देश में किसी भी कोई भी सरकार आए, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, भाजपा हो, जी कांग्रेस हो, जी या किसी भी जी जी पार्टी की सरकार के साथ साथ मैंने ये देखा है, क्या है, ये दमनकारी नीति उनकी चलती आ रही है। 81% जी भागीदारी है हमारे यहाँ के मूल निवासियों की, और जी उनके जी साथ चाहे वो कोई सरकारी ऑफिस हो या फिर कोई प्लेस हो, चाहे वो कोर्ट का परसरी क्यों ना हो, चाहे वो जजेस हो, चाहे वो एडवोकेट हो, या किसी भी जी तरह का कोई सरकारी व्यक्ति हो, उसके साथ जी ये अन्याय होता रहता है। कारण ये है कि हम लोग यूनाइट इसलिए जी नहीं है कि उन्होंने हमें लोग जाति व्यवस्था में बांट के रखा हुआ है, जी 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 और हम इसी व्यवस्था में फंस के अपने भाई भूल गया है, और जी हम लोग एक दूसरे की मदद इसी कारण नहीं कर पाते कि हमें बांट दिया गया है। और हम लोग ये जी भी देखेंगे कि वो लोग क्या करते हैं, मिले हुए वो मात्र 2 से 3% है पूरे भारत में। अगर पूरे जी जी भारत में उनकी जनसंख्या देखी जाए तो दो से जी तीन जी परसेंट लोग हैं, जी और 2 से 3% लोगों ने पूरे भारत में इस पे राज किया हुआ है और जी जी लगातार दमन करते आए हैं, चाहे वो किसी भी जाति का हो। मैं ये नहीं जी कहूँगा जी कि कश्यप हो तो कश्यप लोगों को दमन करते हैं, जी तेली जी उत्तराया हो, जी भीमर जी हो, डी हो, भोजवाल हो, किसी भी जी प्रकार का हो, उसका दमन चलता रहता है। उन लोगों जी का जी सिस्टम है, किसी मंत्रालय में जाएंगे तो सबसे ज्यादा मिनिस्टर को एक जी विशेष वर्ग के लोग मिलेंगे, किसी भी ऑफिस में जाएंगे सबसे ज्यादा कर्मचारी किस वर्ग के मिलेंगे, एक विशेष वर्ग के मिलेंगे, किसी भी कैबिनेट सचिव में जाएंगे, आप किसी भी जगह में जाएंगे, कैबिनेट ऑफिस में जाएंगे या सचिवालय में जाएंगे, तो सर्वाधिक जी वही बैठे हुए हैं। उन लोगों ने सिस्टम को, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में होती है, पूरी बॉडी को रेगुलेट करती है, ठीक उसी तरह से भारत के पूरे सिस्टम को उन केंद्र जी बिंदु पे बैठे हुए हैं, और अपने अनुसार वो पूरे सिस्टम को हिलाते रहते हैं। अगर कोई भाई या जी बंधु हमारे बीच में खड़ा होता है, आवाज उठाता है हम लोगों के हक की, तो वो क्या करते हैं, वो सिस्टम को जानते हैं कि कौन सी नस दबानी है, कौन सी नस दबाने से ये मामला शांत हो जाएगा, और क्या करना है कि ये लोग अपनी हक की आवाज ना उठा पाए। जी जी उन्होंने जी तरह तरह की पार्टियां बना दी। पहले भारत में ज्यादा पार्टियां नहीं थी, जब भारत आजाद हुआ था जी आज से 70-80 साल के आसपास, भारत में सिर्फ एक भारतीयता की भावना थी। जी उस जी भावना को उन्होंने मार के क्या करा, लोग जागरूक हो जाएंगे, लेकिन एक एक मंच पे आ जाएंगे, एक मंच पे आ जाएंगे तो अपने अधिकारों की बात करेंगे। उन्होंने फिर तरह तरह के मंच बना दिए, तरह तरह के मंच बनाते अपना प्रतिनिधित्व उन्होंने करवाते रखा, और हमेशा की तरह हमें अपने कामगार मजदूर बना के ही रखा हुआ है आज भी। मैं जगह जगह देखता हूँ, जैसे मैं छोटा था, जैसा किताबों में लिखा वैसी ही दुनिया नहीं। मैं बड़ा हुआ, मैंने समाज को पास से देखा, समाज की परेशानियां देखी। आज किसी भी थाने में जाइए, एक विशेष वर्ग के लोग बैठे होंगे और उन्हीं की चापलूसी करेंगे। अगर हमारी भी जाति या हमारे वर्ग से कोई भाई बंधु होगा तो भी वो कहाँ से रेगुलेट हो रहा होगा, वहीं से। अगर आईपीएस होगा तो वहीं से रेगुलेट होगा, अगर आईपीएस भी हमारी जाति का होगा तो रेगुलेट हो रहा होगा कैबिनेट से, कैबिनेट मिनिस्टर में भी अगर हमारी जाति का होगा तो वो रेगुलेट हो रहा होगा सचिवालय से भी हमारी जाति का होगा तो वो रेगुलेट हो रहा होगा कॉन्स्टिट्यूशन से। कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने पूरी तरह से अपनी पकड़ बना के उन्होंने क्या किया, 23% आरक्षण इधर अलग कर दिया, 14% आरक्षण अलग कर दिया है, 27% अलग कर दिया है, 2% अलग दे दिया है। उन्होंने डिवाइड कर दिया, डिवाइड एंड राज कर रहे हैं, डिवाइड की पॉलिसी के अनुसार हम पे लगातार राज कर रहे हैं। हम लोगों को ज्यादा कुछ नहीं करना है, और मेरा ये मानना है कि हम लोग यूनाइटेड हो, हम लोगों को सब पढ़ना है, अपने आप जी को जी पढ़ना वकील है, साहब आपने बहुत अच्छी बात पढ़ाना कही। है अपने समाज के। जी जी वकील साहब आपका कहना बहुत अच्छा है। ये पढ़ाई मैं कोई आपको पढ़ाई को आप प्राथमिकता दे रहे हैं। आपका कहना यह है कि जो ना एक तरह से डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि एक वर्ग विशेष के लोग ही इस तरह से एक शासन व्यवस्था पर काबिज है,
और उस कब्जा बनाए रखने के लिए वो तमाम तरह के हथकंडे अपनाते रहे हैं और इस आरक्षण व्यवस्था को जो है वो ध्वस्त करने का ही काम कर रहे हैं, ना कि उसको आगे बढ़ाने का। और जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए जो लोग हैं, वो एक तरह से उनके कठपुतली के आकार से, मतलब एक तरह से जो है उनके नाच के नचाए हुए हिसाब से चलते रहते हैं, आपके कहने के अनुसार। तो मैं आदरणीय हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता आदरणीय माझी जी, अरुण माझी जी, जो इसमें बंगाल में है। हाँ जी जी। हाँ आवाज देखिए आवाज आज जी हाँ आवाज आई आवाज तो सर? आ रहा है। हाँ जी आवाज आपका सुन रहा हूँ। जी, मैं आपसे हेलो। जानना चाहता हूँ, जैसे अभी कठेरिया साहब ने कहा कि शासन प्रशासन में ये हिस्सेदारी का मामला है और प्रदीप जी भी इस बात को कह रहे हैं, तो जो है मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो है ये जो आरक्षण है हमारा, क्योंकि आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और हाँ एक सुप्रीम कोर्ट इस देश की सबसे बड़ी शीर्ष संस्था है, तो कोर्ट हाँ के जरिए जो है किस किस प्रकार से जो है ना इस आरक्षण को खत्म करने की योजना बनाई जा रही है? देखिए एक तो है हमारा जो संविधान है ना, जी सर। संविधान का जो प्रिएम्बल में सारी जी चीज लिखा है, जो जी बेसिक जो चीज है, जो जस्टिस, जी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। जी जस्टिस शब्द के साथ, जी जस्टिस मीन्स सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। जी कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस मीन्स इन भारत की जो समाज है, ये जी समाज है जाति विभक्त समाज है। जी धर्मीय आधार से भी विभक्त है, जातीय आधार से भी विभक्त है, जी एथनिसिटी, लिंग्विस्टिक, सो मेनी डाइवर्सिटीज, ये जी विभक्त है। इसको इसी कारण से जी अंबेडकर जी बताया था, जो इंडियन सोसाइटी ग्रेडेड इन इक्वालिटी, ग्रेडेड तो इनइक्वालिटी। इसी हाँ जी ग्रेडेड इन इक्वालिटी, इसी जी कारण से जो प्रिएम्बल में दो चीज को लेकर आए हैं, एक जी जस्टिस भी है, एक जी इक्वालिटी भी है। जी तो जस्टिस के कारण है जो हमारी जो जो स्टेट, इंडियन स्टेट का जो फॉर्मेशन हुआ है, ये फॉर्मेशन का बेसिक है हमारी समाज से स्टेट गढ़े हुए हैं, जो जी समाज से स्टेट बने हुए हैं। एक्चुअली जी मैं जो मेरा हिंदी अच्छा नहीं है, नाउ आई एम नहीं इन ठीक है। कलकत्ता, एनीवे दैट इज द जी मेन थिंग, दैट इज द मेन थिंग, जो इंडियन स्टेट, formation जी of Indian state is the basis of the Indian society. जी Indian society not equal to European society. जी European society, that is a society, there is in every person have equal right, status. But in जी Indian society, person जी has no value. In जी Indian society, that is the जी group of people. Group of जी people mean caste. Group of जी people mean religion, tribes, जी ethnicity and linguistic. That is जी the group of people. A जी group of peoples के कारण से इंडियन स्टेट बने हुए हैं। जी इंडियन स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है प्रिएम्बल में है जस्टिस। तो जी जस्टिस में क्या है? सोशल जस्टिस। जी जो समाज से बने हुए जो स्टेट है, इस स्टेट में जी सबको जस्टिस मिलना चाहिए। जस्टिस जी कैसे मिलेगा स्टेट में? तो सारे जी लोग को रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, जी रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन इन द जी स्टेट पावर, in the state mechanism. That is, जी state means state itself, not a state itself, a four pillar. One pillar is administration, judiciary, parliamentary जी democracy, and fourth जी pillar is media. जी That is the main concept of the justice. And जी equality means equality. आप जाइए आर्टिकल 14 में, आर्टिकल जी 14 में क्या लिखा है? एकदम क्लियरली लिखा है। आर्टिकल जी 14 को आप स्टडी करेंगे, इसके अंतर्गत सारी चीज है, रिजर्वेशन है, स्पेशल प्रोटेक्शन है। आर्टिकल 14 में मैं आपको बोल रहा हूं, द स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इक्वल प्रोटेक्शन मीन्स हमारे जो समाज से बने हुए स्टेट, इस स्टेट में जो जो लोग जातिगत रूप से जो पीछे पड़े हैं, जो ग्रेडेड इनइक्वालिटी कारण से जो वंचित समाज है, समाज नॉट इन पर्सन, इस समाज को आगे बढ़ाना है, प्रोटेक्शन देना है। जो प्रोटेक्शन देने के कारण से जो हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम,
हमारी जुडिशियरी सिस्टम, पार्लियामेंट्री सिस्टम में सबको रिप्रेजेंटेशन एंड पार्टिसिपेशन होना चाहिए. जी It is our fundamental right. Only one thing, Article 14 is the fundamental right. Preamble is the core heart of our constitution. जी So now judiciary, they are denying the constitutional spirit. जी Not only that, जी जब सुप्रीम कोर्ट बोल रहे हैं जो रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, आई थिंक सुप्रीम कोर्ट is overreaching the constitution. Supreme Court is not following the कॉन्स्टिट्यूशन हमारा spirit, हमारा preamble of the constitution. Supreme Court is not following the Article 14, Article 16. That is the meaning that Supreme Court, they are wrongly interpret the constitution. जी Supreme Court being the guardian of the constitution, he is interpreting the constitution. When in his interpretation, it is the attack to the preamble of the constitutions जी and attack of the concept of the core of the spirit of the state. That is the main thing. That is nowadays it is from the Indra Sahani case. जी This very important case, Indra Sahani case. They have taken the creamy layer concept of creamy layer. Creamy layer means who are rich. But जी in our constitution, there is no provision of reservation for the economic condition, because Indian society is the caste divided society, so that all the caste groups, all the oppressed caste, all the scheduled caste, scheduled tribe, backward classes, they should have the state. It is the responsibility of the state to ensure the representation, to ensure the participation, all the oppressed caste group and disadvantaged classes, disadvantaged caste people. Now they are attacking our reservation. Reservation means participations and representation, so that the state becoming the wider state. Now the state becoming, we are going back in earlier, that is the concept of Brahminical state. And Brahminical state, there is no equal right of those are Shudras, those are untouchable, because it is the reverse journey. Through the judiciary, our constitutional spirit, our state responsibility, our social responsibility, what we have achieved, हमारा जो अग्रगति हुआ है since 1950, उसको रिवर्स करना शुरू हो गया. It is the reverse journey. Reverse journey means they are snatching. They are trying to stop our democratization. Reservation means democratization of the society. Participation and representation means the democratization of the society. It is not question of दारिद्र्य दूरीकरण प्रकल्प नहीं है ये. It is the question of the ये कोई दारिद्र्य दूरीकरण प्रकल्प नहीं है. Democratization, because our society is not democratic society, but our constitution is the democratic constitution. Constitution means state has responsibility to democratize the society, to democratize the state, by which all the oppressed caste, religion, tribes group, their people should have get the democratic right. Reservation is the democratic right. It is not privilege. It is our fundamental right. So that the constitution now is going to interrupt. Interpretation of the constitution is very much bad. Interpretation of the constitution, it is coming under the spirit of Manu Samhita. Now who are dictating the constitution, the reservation is not fundamental right. Their spirit to going back our society in Manusmriti age. Manusmriti age. That is, Shudra will be always the laborers. They will serve a group of people. That is the old concept. But our constitutional spirit is democratization. That is the justice in our preamble. Justice for social, economic and political. And our equality means equality. It should be state has responsibility. State has liability to protect, by which all the caste group, they come into power
they can represent themselves through participation and representation. So that now we are facing a serious crisis. That is our guardian of the Constitution, Supreme Court, with wrong interpretation. They are trying to reverse journey of our progress. जी 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 That जी is जी थैंक that is यू the थैंक यू सर। जी जी आपने बहुत हाँ? अच्छी बात कही। जो है आरक्षण जो है, आपने बताया कि आरक्षण जो है समाज का एक डेमोक्रेटाइजेशन है, एक प्रजातंत्रीकरण है समाज का, स्टेट का प्रजातंत्रीकरण है और एक मूल अधिकार है। और सुप्रीम कोर्ट जो है इसमें विभिन्न प्रकार के फैसले ले आकर के जो ये कहती है कि ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। आपका कहना रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कर रही है। ये भारत की जनता को, जितने लोग देख रहे हैं, इस बात को समझना चाहिए कि जो विक्टिम्स हैं, जो आरक्षण के जो लाभार्थी हैं, आरक्षण के जो बेनिफिशियरी हैं, उनको इस बात का ध्यान देना चाहिए कि जिन लोगों ने जो है इस खून पसीने से देश को सींचा है और दबे कुचले जो लोग हैं, जो मेहनत करके खाते हैं, जिनका रिप्रेजेंटेशन इस देश में बहुत शासन प्रणाली में बहुत कम है, ये उनके लिए घातक सिद्ध होगा अगर इस तरह की बातें हो रही है। तो ये निश्चित रूप से जो है एक बहुत बड़ा एक शोषणकारी, आप जो कह रहे हैं कि मनुस्मृति की एज की ओर हम बढ़ रहे हैं, ये निश्चित रूप से मैं भी इस बात को स्वीकार करता हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ। तो अब हम चलते हैं कठेरा साहब जी के। कठेरा साहब जो है, ये एक जो है लोगों के दिमाग में एक भ्रम बना हुआ है, एक कंसेप्ट भ्रम बना हुआ है। मैं वकील साहब के पास फिर आऊंगा दोबारा लौट करके। अरुण साहब जो सुप्रीम कोर्ट में जो सीनियर अधिवक्ता हैं, इनके पास फिर दोबारा से लौट के आऊंगा। मैं कठेरा साहब से एक बात जानना चाहता हूँ। एक इस तरह का जो है समाज में फैला हुआ है, ये जो है जानकारी के अभाव के कारण जो है कहते हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए है। और ये सर कौन सा आरक्षण 10 साल के लिए है? क्या ये बात सही है? आरक्षण 10 साल के लिए है? जी कठेरा साहब इस बात को क्लैरिफाई करें, हमारे दर्शक इस बात को देख रहे हैं। कौन ये लोग, ये जो दुष्प्रचार कर रहे हैं कि आरक्षण 10 साल के लिए है, एक तरह से भ्रामक जाल बनाया जा रहा है जो आरक्षण विरोधी लोग हैं उनके द्वारा, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ना जानकारी के अभाव में इस बात को गलत सलत प्रचार करते रहते हैं। इस बात को हमारे दर्शकों के सामने आप क्लैरिफाई करें आदरणीय कठेरिया साहब जी। नहीं, आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा भ्रम है। और इस भ्रम में क्योंकि जितने भी आरोप लगते हैं, कभी मेरिट के आधार पे लगते हैं, कभी की जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे होना चाहिए, या बहुत सारे आरोप लगते हैं, उन सबका जवाब तो हमारे लोग दे लेते हैं। लेकिन जो ये जो है कि टाइम लिमिट वाला जब प्रश्न उठता है, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत से तो हमारे लोग ही उसमें फंस जाते हैं और वो जवाब नहीं दे पाते हैं। इवन मैंने तो कई बार देखा है, जो लोग कार्यक्रम संचालित करते हैं उनको भी ये वाली बात नहीं मालूम होती है। क्योंकि ऐसे मेरे साथ वाकया हो चुका है, जब कार्यक्रम संचालन करने वाले ने, जो कि अपने समाज का था, उसने भी मुझसे यही पूछा। तो ये आरक्षण जो है, जो आरक्षण आजकल विवाद का विषय है, वो हमारी नौकरियों वाला आरक्षण है। खास तौर पर एजुकेशन वाला आरक्षण है, जो आर्टिकल 15(4) और 16(4) में दिया गया है। आर्टिकल 15(4) में एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर आरक्षण है, और आर्टिकल 16(4) में नौकरियों में आरक्षण है। ये आरक्षण में कभी भी शुरुआत से ही कभी भी समय सीमा नहीं रही है। इसमें तो सीधे सीधे बोला है कि यदि कोई समाज का कोई वर्ग जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पर उसका प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नहीं होता है, पर्याप्त प्रतिनिधित्व, एडुकेट रिप्रेजेंटेशन सुनिश्चित नहीं होता है, तो उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार कुछ विशेष प्रावधान करेगी। उसमें कोई समय सीमा नहीं है। वो तो सीधी सी बात है कि जिस दिन सरकार को लगेगा कि सामान्य रास्ते से इन लोगों का प्रतिनिधित्व, पर्याप्त प्रतिनिधित्व अपने आप हो रहा है, उसमें कोई जाति, धर्म, लिंग, भाषा के आधार पे कोई अवरोध नहीं है, अपने आप उस दिन रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये अवरोध हैं, तब तक रिजर्वेशन चलेगा, उसमें कोई समय सीमा नहीं है। जो समय वाला मामला है, वो लोकसभा और विधानसभाओं में रिजर्वेशन का जो का प्रावधान है अनुच्छेद 332 और 334 में वो है, उसमें 10 साल के लिए रिजर्वेशन किया गया था। और ये आशा की गई थी कि जब 10 साल के लिए हमारी विधानसभाओं में और लोकसभा में रिजर्वेशन होगा, तो हमारे जो लोग पहुंचेंगे वो वहां पर दूसरे विधायकों और सांसदों के साथ मिलकर समाज में ऐसा माहौल पैदा करेंगे, ऐसी जनचेतना, ऐसी जन जागृति पैदा करेंगे कि रिजर्वेशन की आवश्यकता ना हो। ये जो जाति, धर्म और लिंग और भाषा के आधार पर जो अवरोध है वो खत्म हो जाए, लोग अपने आप उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व सुनिश्चित होने लगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नौकरी तो छोड़िए,
राजनीतिक दलों ने कभी जो रिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, एससी के लिए रिजर्वेशन है, उनको कभी समान सीट से भी टिकट नहीं दिया है। बहुत ही कम इक्के दुक्के उदाहरण मिलेंगे, अदरवाइज कभी उनको समान सीट से टिकट नहीं जाता। जबकि अगर वो समान सीट से उनको टिकट देते हो, जनता में चेतना लाते कि भाई ये जो है, हमें अगर जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो इनका लोकसभा में पहुंचना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि इनके खिलाफ कोई सबड़ खड़ा है, आप इनको जिताइए, हमारी पार्टी के जो भी हमें समर्थन देते हैं तो वो सब इनको वोट दें, इनकी तो धीमे धीमे लोगों में परिवर्तन आता है, लोगों की मानसिकता बदलती है। अगर समाज की मानसिकता बदलती है और समाज में जाति भेदभाव खत्म होता तो निश्चित रूप से, इमीडिएट तो नहीं लेकिन निश्चित रूप से एक पर्याप्त प्रतिनिधित्व समान तौर से होने लगता है। जैसे कि आप अमेरिका में देखिए, वहां नस्लवादी भेदभाव के आधार पर वहां पर अश्वेत बहुत पीछे हो गए थे, लेकिन जो मार्टिन लूथर किंग के नेतृत्व में जो आंदोलन चला और सन 60 के दशक में बहुत वो अपने अंतिम मोड़ तक पहुंचा, वहां के श्वेत लोगों ने उसके बाद जो डाइवर्सिटी का और अफर्मेटिव एक्शन का सिद्धांत लागू किया, वहां पर कोई कानून नहीं बनाया गया, लेकिन एक ऐसी पूरे समाज में एक दबाव बन गया कि यदि इनको अश्वेत को वापस उसमें नहीं लिया गया तो समानता के अधिकार के आप समर्थक नहीं हो, इसका मतलब आप डेमोक्रेटिक वैल्यूज में विश्वास नहीं करते हो। वहां पर जो फिल्में बनती हैं हॉलीवुड की, जो टीवी कार्यक्रम है, उनमें ये हो गया कि अगर आपको अपने को डेवलप फॉरवर्ड दिखाना है, आपको डेमोक्रेटिक दिखाना है, अमेरिका तो डेमोक्रेसी का संरक्षक मानता है ना, तो वहां की पब्लिक को भी लगा कि अगर हमें डेमोक्रेटिक दिखाना है तो हमें अपनी फिल्म में, अपने टीवी सीरियल में एक अश्वेत को तो लेना ही होगा। अगर हम 11 को ले रहे हैं, 10 को ले रहे हैं, तो उसमें 1 या 2 अश्वेत होने चाहिए। इसलिए बड़ी संख्या में अश्वेतों को वहां पर पार्टिसिपेशन शुरू हुआ और आज भी चल रहा है। वहां पर विभिन्न जो कंपनियां हैं, जैसे जनरल मोटर, ये हर साल अपना वार्षिक रिपोर्ट देती हैं, तो उसमें ये बताती हैं कि उन्होंने अफर्मेटिव एक्शन में कितना पैसा खर्च किया, क्योंकि अगर वो उस पैसे को कम दिखाएं तो वहां की पब्लिक पर उस कंपनी के खिलाफ जो है एक एडवर्स इंप्रेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो वो इस बात को गौरव महसूस करती हैं कि हम लोग जो है अश्वेत को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या हुई, अब तो उसके हत्याकारों जो आक्रोश उपजा, उसमें खाली अश्वेत ही सड़क पर नहीं आए। अश्वेत अगर 50,000 हैं तो वहां 5 लाख लोग जो है श्वेत उनके साथ खड़े हैं, मतलब उनसे 10 गुना श्वेत खड़े हुए हैं। और खाली अमेरिका में नहीं, अमेरिका से बाहर निकल के कनाडा में, लंदन में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, हर जगह श्वेत लोग जो है बाहर आए हैं उनके समर्थन में, क्योंकि उनके अंदर ये मानसिकता में परिवर्तन आ गया कि श्वेत अश्वेत में कोई नहीं होता है, दोनों सब समान है। इवन जो मैंने जैसे फिल्मों का बताया, उसी प्रकार सन 60 के बाद एक वहां की पब्लिक में इतना चेतना आई थी कि उन्होंने अश्वेत बच्चों को गोद लेना शुरू किया था। और खाली गोद लेने का मतलब ये नहीं कि नौकरी करवा रहे हैं, उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला। उनके अगर 3 बच्चे हैं तो चौथा बच्चा उन्होंने अश्वेत लिया, उनको बिल्कुल वही पुत्र और पुत्री की तरह का उनके साथ व्यवहार किया। तो उसी तरह की अगर मानसिकता यहाँ बदल जाए तो यहाँ भी रिजर्वेशन खत्म हो सकता है कभी ना कभी। इमीडिएट तो खत्म नहीं होगा, जैसे वहां भी डाइवर्सिटी के आधार पर मानसिक पड़ता आने के बावजूद अभी उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन निश्चित रूप से एक समय आएगा जब अमेरिका में इसकी आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन आज हमारे यहाँ तो ऐसा कोई फॉरवर्ड कास्ट जो है वो इस बात को मानना ही नहीं चाहती, इसके लिए कोई प्रयास ही नहीं करना चाहती। रिजर्वेशन तो खत्म करना चाहते हैं, कहते हैं कि वो 10 साल के लिए, जबकि 10 साल के लिए नहीं था, वो तो विधानसभाओं में है, राजनेताओं में, वहां तो हम डिमांड भी नहीं करते हैं कि रिजर्वेशन बढ़ाया जाए, लेकिन चूंकि उनको वोट चाहिए इसलिए खुश करने के लिए उसका रिजर्वेशन बढ़ा देते हैं। पहले 60 में खत्म होना था, उसका 70 हुआ, 80 हुआ, 90 हुआ, अभी 20 में खत्म होना, उसको 30 तक बढ़ा दिया गया। लेकिन जो जहां पर रिजर्वेशन में कोई टाइम लिमिट नहीं, वहां खत्म करना चाहते हैं, जबकि वहां खत्म करने के लिए सबसे एक ही उपाय है कि जातिवादी मानसिकता आप खत्म करिए, समाज में इंसानियत का वातावरण पैदा करिए। एक ना एक दिन लोग अपने आप रिजर्व कैटेगरी के लोग खुद ही रिजर्वेशन छोड़ देंगे, जब उनको लगेगा कि हम इंसान के रूप में हम खुद ही, हमें कोई हमारे बाधा नहीं, हमारे रास्ते में नहीं है, विकास के रास्ते में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व अब ऑटोमेटिक हो रहा है, तो निश्चित रूप से कोई रिजर्वेशन नहीं मांगेगा। लेकिन उस ऐसा माहौल पैदा करने के लिए फॉरवर्ड जातियों का आना होगा, वो कोई आने को तैयार नहीं है। इसलिए ये कहना कि ये रिजर्वेशन एक टाइम लिमिट था 10 साल, ये एकदम गलत है। ये इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं है, इसमें इसका एक ही आधार है कि जब तक जाति अवरोध हैं तब तक रिजर्वेशन चलेगा, और जब तक जाति अवरोध समाप्त नहीं होते हैं रिजर्वेशन कभी समाप्त नहीं हो सकता। जी जी जी। और कटियार साहब, आपने एक बात बताई कि जो है हमने मांगा भी नहीं, हमने डिमांड भी नहीं किया, और फिर भी ये पॉलिटिकल आरक्षण जो है, जो राजनीतिक आरक्षण है, जो सीमा में बंधा हुआ था, जो 10 साल में खत्म होना था,
है ना, और उसको अब जो है हाँ। 2030 तक ले जाने की योजना चल रही हाँ। है। मांगा भी नहीं, फिर भी बढ़ा दिया जाए, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे क्या कारण है? थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए। उसके पीछे यही कारण है कि देखिए, उन्हें वोट चाहिए, उन्हें वोट चाहिए, जी। बिना वोट के तो जीत नहीं सकते। अगर वो जी। लोकसभा विधानसभाओं में रिजर्वेशन खत्म कर दें, तो ये जी। नेता हमारे जी। साथ खड़े होकर सामाजिक क्रांति के लिए हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हो जाएंगे। तो जी। जी। निश्चित जी। रूप से फिर उस समय वो होगा कि जो सामाजिक क्रांति, जो सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ने के लिए, जो अगुवा बनने के लिए हमारी पार्टी आएगी, आगे आएगी, सब पूरा जी। समाज उसी को वोट देगा। और सोच लीजिए जी। हमारे लोगों की संख्या कितनी है, हम 80 से 85% है। अगर जी। जी। परसेंट है, अगर ये सारे लोग आ जाएं, ठीक है, ओबीसी का रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा में नहीं, लेकिन रिजर्व में तो वो भी आते हैं। तो जिस जी। दिन जी। ये लोग सब आ जाएंगे और लगेगा ये लोकसभा विधानसभा में खत्म कर दिए हैं रिजर्वेशन, तो जी। जाहिर है कि नौकरियों में भी खत्म होगा। और अभी जी। जैसे कि न्यायपालिका रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के द्वारा खत्म करने की कोशिश ही कर रही है, और हमारे सत्ता में बैठे हुए लोग सो रहे हैं, वो कोई जी। समर्थन जी। नहीं कर रहे हैं। आप सोचिए, रामविलास पासवान ने जब 7 फरवरी का आदेश आया तो उन्होंने तुरंत शोर मचाया कि सबको सड़क जी। पे आना चाहिए, ये होना चाहिए, 9वीं अनुसूची में डालना चाहिए। फिर जब जी। 22-23 जून को जब आया तो फिर उन्होंने ये बवाल दिया, उसके बाद फिर शांत हो गए। लेकिन अगर जी। यही लोकसभा में इनका रिजर्वेशन खत्म हो जाए, तो ये जी। एक दिन के लिए नहीं इनकी उबाल आएगा, वो उबाल जी। लगातार आएगा, सड़क पर आएगा, और तभी सड़क पर हमें आए। सफलता मिलेगी। तो इसलिए मैं तो जी। जी। समझता हूँ कि राजनीतिक रिजर्वेशन हमारे विकास का में अवरोध बन गया है, क्योंकि जो जी। लोग इससे जाते हैं वो हमारे फायदे के लिए नहीं करते हैं, वो व्यवस्था को, यथास्थितिवाद को बनाए रखने के लिए उनका सहयोग करते हैं। जी। जी। अब इसका मतलब ये होगा कि जो लोग इस दबे कुचले वंचित समाज को सामाजिक न्याय नहीं देना चाहते, उन्होंने पॉलिटिकल आरक्षण को एक टूल का इस्तेमाल कर टूल का, लिया। बिल्कुल जी। जी। टूल के रूप टूल की में। तरह इस्तेमाल कर लिया, और वो जो है उनको अपने एक औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। और यदि वो हाँ, हाँ, चाहते हैं कि आंदोलन होना चाहिए, तो आंदोलन को वो रुकवा देते हैं। वो चाहते हैं कि आंदोलन नहीं होना चाहिए, तो वो रुकवा देते हैं। तो इस तरह हाँ, से जो है उनकी कठपुतली बन के हाँ, रह गए वो, एक तरह से ये है। अभी मैं हाँ, चलना चाहता हूँ सही आदरणीय बात। अरुण माझी जी के साथ में। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अभी एक बात आई निकल के कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका में जो है आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, और एक खास वर्ग के जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, और इस संविधान की आरक्षण के प्रावधान की एक जो है गलत तरीके की व्याख्या कर करके इस व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना चाहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, हमारे दर्शक भी इस बात से मैसेज भी भेज रहे हैं कि न्यायपालिका में आरक्षण की व्यवस्था कैसे होगी, कैसे न्यायपालिका में जो है सभी वर्गों का रिप्रेजेंटेशन होगा। इस पर एक जो है एक रास्ता सुझाने का कष्ट करें आदरणीय अरुण जी। देखिए, हमारी जो स्टेट जो स्ट्रक्चर है ना, जी। ये जो स्टेट स्ट्रक्चर है, ब्रिटिश जो कॉलोनियल लीगेसी है, ये जी। हमारी जो जुडिशियरी सिस्टम मिला है, ये ब्रिटिश कॉलोनी का ही सिस्टम हम लोग अभी चला रहा है। जी। आफ्टर 47 जो सिस्टम है इंटरली ब्रिटिश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं। हमारा जी। सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन हुआ नहीं है। हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो सिस्टम है, ये एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम भी ब्रिटिश लीगेसी है। आप जो बोल रहे हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम जो सिस्टम है, फ्रॉम द वेरी बिलो, एकदम मुंसिफ मैजिस्ट्रेट लेवल से सुप्रीम कोर्ट तक, सारी जो कोर्ट सिस्टम, ये कोर्ट सिस्टम अपर कास्ट के द्वारा एकदम पूरा से पूरा कब्जा में है। जी। 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 और कारण क्या है, जो कोर्ट का जो सिस्टम होता है, एक कोर्ट सिस्टम में जो स्पेस नहीं है, एससी एसटी, अभी थोड़ा ओबीसी लोग का भी स्पेस मिला है, पर्टिकुलर एससी एसटी जो वर्ग का जो वकील बनते हैं, इसका कोई स्पेस नहीं है। स्पेस मीन्स उसके जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है, उसको जो रिकॉग्निशन मिलते कोर्ट में देखिए, कोर्ट का जुडिशियल सिस्टम में सबसे बड़ा जो आपका जो सबसे बड़ा क्या बोलना, जो 100 मार्क्स आप चाहिए, 100 मार्क्स में पहले काउंट होता है मिनिमम 50 to 60% मार्क्स उसको ही मिलेगा। वो कौन जाति कौन आधार से आ रहा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, इसी कारण से उसको प्रैक्टिस होता है। और ये सिस्टम में एससी एसटी, देखिए जो जुडिशियल सिस्टम में दो होता है, एक जुडिशियल जो क्रिमिनल जुरिस्प्रूडेंस में मेनली जो स्टेट का जो भूमिका होता है, जैसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर,
वो मैक्सिमम जो अपॉइंटमेंट होता है अपर कास्ट का ही अपॉइंटमेंट होता है, जी, उसमें SC ST का कोई स्पेस मिलता नहीं। आपका जी। जुडिशियरी में हमारा जो SC ST वर्ग का जो यंग लड़का लड़की को सरकार से उसको पैनल होता नहीं, जी, उसको प्रैक्टिस करने का मदद होता नहीं, इसीलिए जो जुडिशियल सिस्टम पूरा से जो हमारी एकदम ब्राह्मणिकल सिस्टम है इंडियन जुडिशियरी, एक फ्यूडलिक एक सिस्टम है। ये सिस्टम में जो होना चाहिए था, जैसे ऑल ओवर इंडिया में जुडिशियल एग्जाम होना चाहिए, इसीलिए जैसे IAS में IAS IPS बनने के लिए भी SC ST जो स्टूडेंट होता है उसको मदद करते हैं अभी हम लोग। इसी में जुडिशियल सिस्टम में क्या है, आपका ऑल इंडिया एग्जाम में नहीं है, और इसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट, पर्टिकुलरली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जो जिसको जज बनते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। हाई कोर्ट का जज और सुप्रीम कोर्ट का जज जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होता है, ये केवल सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम आपको हाथ में रखा है जी। एक कंप्लीटली अनडेमोक्रेटिक सिस्टम है। इवन सुप्रीम कोर्ट में जो लास्ट मुकदमा हुआ है, ये मुकदमा में बहुत प्रगतिशील लोग का जो दावा था उसी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट में, जो ये सिस्टम कॉलेजियम में हाथ में जो होना चाहिए, नहीं है तो स्टेट का इंटरफेरेंस होगा। इसका मतलब है अपना मुट्ठी छोड़ता नहीं, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट में जो अपॉइंटमेंट होता है, वो अपॉइंटमेंट का मेन क्राइटेरिया होता है, कॉन्सिडरेशन है, वो कौन फैमिली से आ रहा है, कौन समाज से आ रहा है, उसको पेरेंट्स का क्या बैकग्राउंड है, इवन वो कौन कास्ट से आ रहा है, और उसको इंग्लिश एजुकेशन का बैकग्राउंड है। हमारी जो कॉलोनियल लीगेसी, वी आर मेंटेनिंग द कॉलोनियल लीगेसी, इसको तोड़ना चाहिए। देखिए अभी तो सीधा बात क्या है, अभी ब्राह्मण्यवाद का सबसे बड़ा गढ़ है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वही मॉनिटरिंग करते हैं। देखिए आपके एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ, जो पार्लियामेंट असेंबली में जो कानून होता है उसको इंटरप्रिटेशन होता है, उसको जिस कॉन्स्टिट्यूशन मुताबिक वो एक्ट तैयार हुआ कि नहीं हुआ, इसको बोलते, उसको रिव्यू करने का जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, वो पावर किसके हाथ है? दे आर नॉट इलेक्टेड पर्सन, they are the nominated person nominated by the upper caste hegemony people. इसको समझना चाहिए। अपर कास्ट हेजिमोनियल पीपल जो कंट्रोल करते सारी चीज को। देखिए आप जो पार्लियामेंट जाके जो कानून बनाते हैं, उसको रिव्यू जुरिस्डिक्शन में के साथ साथ फाइल्स को घोषणा कर देते। सुप्रीम कोर्ट में कोई पावर पावर है, इसको आज को खुल के बोलना चाहिए। यही हमारा सामंतवाद का फ्यूडल सिस्टम का दौर है सुप्रीम कोर्ट। अभी सुप्रीम कोर्ट देखिए, अभी पार्लियामेंट को अवॉइड करके सुप्रीम कोर्ट से हमारी जो एक ब्राह्मणिकल स्टेट, एक हिंदुत्ववादी स्टेट बनने का कोशिश हो रहा है। ये जो डेंजर हो रहा है देश में, इसको भी समझना चाहिए। आज जो सारी कॉन्स्टिट्यूशन स्पिरिट को खत्म करने के लिए पार्लियामेंट का जरूरी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलाने के लिए पार्लियामेंट का जरूरी नहीं है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ द सब कुछ मिलके वो केवल कुछ आदमी, दोज आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्राह्मणिकल सोसाइटी, दे आर डिक्टेटिंग अस, दे आर मैन्युफैक्चरिंग अस, they are transforming the constitution, changing the constitution. इसको समझना चाहिए। ये बहुत बड़ा लड़ाई है, आज हमारे सामने बहुत बड़ा लड़ाई है। एक बार आपको बताते हैं, अभी आप कैसे हम लोग देखेंगे जो SC ST का विकास हुआ है, OBC का विकास हुआ है, हमारा कास्ट सेंसस हो रहा नहीं। कास्ट सेंसस को डिटेलिंग करना चाहिए, वो डिटेलिंग में आना चाहिए कौन कास्ट का कितना रिप्रेजेंटेशन मिले, किसका एजुकेशन हुआ है, किसके पास कितना जमीन है, किसके पास कितना साधन है। ये जो एनालिसिस आ जाएगा, स्टेट का कैरेक्टर खुल के पर्दाफाश हो जाएगा। हम लोग देखेंगे, हम लोग 47 के पहले जो था, आज भी वही जगह में वही जगह में खड़ा हुआ है। सारे मजदूर, सारे किसान, सारी माइग्रेंट लेबर वो SC ST OBC का है। आज जो नया जो दौड़ आ रहा है कैपिटलिज्म का,
एक कैपिटलिज्म का दौर में कौन मरेगा? मरेगा जी। SC/ST मरेगा, कारण ये जी। श्रमिक वर्ग है। इसको जी, जी। सोचना चाहिए। हमारा जो आदमी इसको सवाल कर रहा है, हमारी सारी बात देखिए, मेरा बात है, मैं डेमोक्रेटाइजेशन चाहते हूँ समाज में। जी। जनतंत्र ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट, जी। जो बाबा साहब भी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जी। जो भी हो, सब बड़े बड़े मनीषी हमारा देश में, वो डेमोक्रेटाइजेशन का पक्ष में था। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाया था, ये डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन होना चाहिए डेमोक्रेटिक रूप से। पहले हुआ है बहुत जी। केस में, आप देखिए डेमोक्रेटाइजेशन का। आप इंद्र सहानी में केस में जाइए, जी, जी, माइनॉरिटी अब जजमेंट, ये माइनॉरिटी। सर एक जो है अभी जो है आपने चर्चा किया था, ये जो कॉलेजियम जो सिस्टम है, इस हाँ हाँ कॉलेजियम सिस्टम की वजह से जो है ना एक जो है कि ब्राह्मणिज्म का एक अड्डा हो गया सुप्रीम कोर्ट। हाँ तो हाँ। बस मेरा ये सवाल है आपसे कि ये कॉलेजियम सिस्टम कैसे खत्म होगा? इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? इसमें कौन जी। देखिए, वो तो उसी समय जो आपका कानून बनाया था ना, जी। जो कानून को कॉलेजियम फिर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन के उसको खत्म कर दिया, वो जुडिशियल अपॉइंटमेंट का जो कानून था, जी। वो जी। कानून बनाया था सारी स्टेट का कॉन्सेंट लेके, पार्लियामेंट में हुआ था। जी। जी। तो उसी समय जी। देखिए, हमारे देश में बहुत लोग जो एडवोकेट होता है, बहुत लोग देखते हैं, वो जी। अपना लगता है बहुत प्रगतिशील है। वो जी। जी। एक्चुअली वो प्रगतिशील होता है जो अपने इंटरेस्ट के लिए, जी। समाज के लिए प्रगतिशील नहीं है। जी। हमारा कहने का मतलब है, जो एक एक जुडिशियल सिस्टम में, कॉलेजियम के पक्ष में सब कुछ ले लिया, हमारी जो मोर डेमोक्रेटाइजेशन का जुडिशियल सिस्टम में उसको रोक दिया। तो एक कानून बना, हमको उसको कानून को फिर पार्लियामेंट में अमेंडमेंट हो सकते हैं, उसको डे टू डे अमेंडमेंट के कारण से उसको प्रैक्टिकल क्या हो सकते हैं, उसको जो पॉजिटिविटी क्या हो सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। पहले ही आप जो एक पेड़ का जो जन्म हुआ है, एक नया सिस्टम का जन्म हुआ है, आप पहले ही उसको खत्म कर देंगे तो उसको कैसे डेवलप होगा बताइए? जी। जी। ये भयंकर चीज है, मेरा तो लगता है भयंकर चीज है। जी। 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 तो इसको डेमोक्रेटाइजेशन करने के जो सारी जुडिशियल सिस्टम को एक डिबेट होना चाहिए, एक नेशनल डिबेट होना चाहिए। जी, मैं यही नेशनल, चाहता हूँ कि जो है, मैं यही चाहता हूँ कि जो है इस जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो एक अड्डा बनता जा रहा है वर्ग विशेष के लोगों का, इसको हाँ कैसे हाँ, खत्म किया जाए। और एक जो है पूरे देश में एक मुहिम चलनी चाहिए कि सब लोग डिमांड करें एक कॉलेजियम सिस्टम खत्म हो, और खत्म होकर के जो है, यानी जो जजों की नियुक्ति का पावर है वो कार्यपालिका के ही हाथ में रहेगी, जो न्यायपालिका ने अपने हाथ में ले लिया। तो ये इससे जो है, ये जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन का जो मुकदमा था, उस तरह से कि उस मुकदमे को चैलेंज किया जा सकता है सर? ये तो अभी कैसे रिव्यू, देखिए, मुकदमा चैलेंज करके कुछ फायदा होगा नहीं। अभी जो देश का स्थिति है, आज का जो देश का स्थिति है, इसी जंग, आप सुप्रीम कोर्ट से कोई भरोसा करने वाला कुछ नहीं है। आज जो स्थिति है, देखिए, आज एक नया दौर आ रहा है SC ST OBC सारी जो वंचित लोग का, हम लोग को रास्ता में उतारना चाहिए। हमारा फंडामेंटल राइट है डेमोक्रेटिक मूवमेंट का, उसको भी खत्म कर रहे हैं। हमारा डेमोक्रेटाइजेशन करने का एक राइट है डेमोक्रेटिक मूवमेंट, जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट को खत्म कर रहे हैं। जो डेमोक्रेटिक मूवमेंट से डेमोक्रेटाइजेशन होता है। ये डेमोक्रेसी, जो हम लोग जो डेमोक्रेसी के लिए जो हमारी जो आवाज हम लोग जो बुलंद करेंगे, ये आवाज को बुलंद करने के लिए हम लोग को रास्ता में उतरना है, नेशनल लेवल से डिबेट ओपन करना है। हम लोग नेशनल लेवल से डिबेट ओपन करेंगे, हमको देशद्रोही बना देंगे। अभी तो डेमोक्रेटिक जो लोग डेमोक्रेटाइजेशन की बात कर रहे हैं, उसको देशद्रोही तगमा लगा के जेल में भर रहे हैं। जी। 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 ये भयंकर सिचुएशन, वी आर फेसिंग ए वेरी वेरी डेंजरस सिचुएशन इन आवर कंट्री। इसको समझना चाहिए हम लोग का। जी। जी। जी, मैं यही कहना चाहता हूँ, आपने बहुत अच्छी बात की कि जो इस तरह की सिचुएशन बनाई जा रही है, ये सारी की सारी सिचुएशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और इनके अल्पसंख्यकों के लिए बहुत ही घातक है, और हम सबको अवेयर होने की आवश्यकता है। कठेरिया साहब जब अपनी समय समाप्ति की ओर जा रहे हैं, अभी एक सवाल जो है, और हमारे एक कार्यकर्ता ने पूछा है, उनका ये कहना है कि जैसे कठेरिया साहब कह रहे हैं जो है कि जब तक भेदभाव और जाति व्यवस्था रहेगी, तब तक आरक्षण की व्यवस्था बनी रहेगी। तो जो है ये कह रहे कि जो युवाओं को भी आप मार्गदर्शित करें कि उनका क्या दायित्व होना चाहिए इस जो है सिस्टम को, जो है इस प्रतिनिधित्व को बनाए रखने के लिए युवाओं का,
और वकीलों का, इस देश के बुद्धिजीवियों का क्या दायित्व होना चाहिए ताकि इसको जो है संरक्षित कर सके? जी कठेरे साहब। देखिए, हाँ, सबसे पहले तो हमें इस बात को दिमाग में रख लेना चाहिए कि जो जी। रिजर्वेशन है वो कोई हमारे ऊपर किसी का कोई भीख नहीं है, वो हमारे अधिकार का मामला है। इस जी बात जी को युवाओं को समझना चाहिए, और जो युवाओं के जो लोग समझ गए हैं, या जो हमारे जी सीनियर लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उनको युवाओं को ये समझाना चाहिए, क्योंकि आगे जी की लड़ाई युवाओं को ही लड़नी है। हम लोग तो जी जी हम लोग दिशा ही दे सकते हैं उनको, समय समय पे अपने अनुभव उनके साथ शेयर कर सकते हैं। ये आगे जी लड़ाई, अगर आरक्षण व्यवस्था को संरक्षित रखना है, तो ये जी युवाओं को पहले आरक्षण के बारे में ये समझना होगा कि ये कोई भीख का मामला नहीं है। इसके लिए इनके अंदर इंफर्टी कॉम्प्लेक्स ना आए, उससे उसको इंफर्टी कॉम्प्लेक्स अगर आया है तो उसको दूर कर दें, अपनी हीन भावना को दूर कर दें। ये उनके अधिकारों का मामला है, प्रतिनिधित्व का मामला है। तो जी इसके लिए उनके अंदर एक जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है, क्योंकि जो जितने भी जो भ्रम है, असल में होता क्या है कि जो आरक्षण विरोधी हैं वो भ्रम जितनी तेजी से फैलाते हैं, उससे उससे हम उसके बराबर क्या, उसका आधा हिस्सा भी हम उसका जवाब देने में अपने समाज में जागरूकता लाने में नहीं करते हैं। तो इसलिए जी जी हमारे युवा जो है वो भ्रम में फंस जाते हैं और उनका जवाब नहीं दे पाते हैं। धीमे धीमे आरक्षण को लेके उनके अंदर एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है, इसलिए वो जी आरक्षण के मुद्दे पे कभी आगे नहीं आते हैं। अभी मैं जी जी जैसे एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जी जी हमारे कुछ साथी हैं, वो एक समान शिक्षा के लिए आंदोलन कर रहे हैं। जी जी मैंने उनसे कहा कि आप हमेशा समान शिक्षा की बात करते हो, व्यवस्था परिवर्तन की बात नहीं करते हो। जबकि जी जो जी व्यवस्था में जो लोग बैठे हुए हैं, तो जो वर्तमान समय में आपको एजुकेशन मिली हुई उसको भी छीन लेना चाहते हैं। जी वर्तमान जी समय जो नौकरियां मिली है उसमें भी, वहां से भी आपको पहुंचे से रोकना चाहते हैं। तो जब तक आप जी व्यवस्था परिवर्तन नहीं करोगे, व्यवस्था में ऐसे लोगों को नहीं लाओगे जो कि आपको आपको डेमोक्रेटिक राइट्स जो है आपको दें, तब तक आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप समान शिक्षा वो इस देश में लागू कर दें। लेकिन हमारे लोग जो है जी वो इस चीजों पे ध्यान नहीं देते। क्यों नहीं देते हैं कि जब आरक्षण पर कोशिश करेंगे या व्यवस्था परिवर्तन की बात करेंगे, तो वो घूम फिर कर वो एससी ओबीसी का मामला हो जाएगा। तो उसमें जी उनको अपने सवर्ण साथियों के साथ का सहयोग नहीं मिलेगा, उनसे क्वेश्चन उठेंगे तो उनका जवाब देना पड़ेगा, तो वो हीन जी भावना में आ जाते हैं। लेकिन अगर जी खाली समान शिक्षा की बात करेंगे तो उसमें, जबकि मिलना कुछ नहीं है, समान शिक्षा का जब तक व्यवस्था परिवर्तन नहीं होते तो समान शिक्षा नहीं मिलनी है, लेकिन ऐसे जी मामलों में सवर्ण साथियों का जी साथ मिल जाता है। तो ये जी जो है, ये कहीं ना कहीं जो हीन भावना है और गलत दिशा में हमारा युवा जा रहा है। मतलब जिस दिशा में लड़ाई लड़नी है उस दिशा में नहीं जा रहा है। चाहे आरक्षण का मामला हो, चाहे व्यवस्था परिवर्तन मामला, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। आरक्षण जी जो व्यवस्था है, प्रतिनिधित्व का मामला है, वो व्यवस्था परिवर्तन जुड़ा हुआ है। अगर हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व समाज के हर, मतलब देश के हर संस्था में हो, निजी क्षेत्र में भी हमारा रिजर्वेशन हो, और हम हर जगह पर्याप्त संख्या में पहुंचेंगे, तो निश्चित रूप से व्यवस्था परिवर्तन की ताकत हमारे हाथ में होगी, और हम अपने अनुसार हम सत्ता के सर्वोच्च जो शिखर है, चाहे वो कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, वहां में हम बदलाव ला सकेंगे। जी हम जी बहुत कोर्ट अच्छी में बात। केस डाल के नहीं ला सकते हैं। तो ये जो है, हमें युवाओं को समझाना पड़ेगा कि आपकी दिशा जो है क्या होनी चाहिए। खासतौर पे आरक्षण का अगर मामला है तो उसके संबंध में जितने भी भ्रम हैं उनको उनके अंदर दूर करना होगा। उसके लिए जो उनके युवाओं को का जो समझदार हिस्सा है उनको साथ में लेना होगा, और सीनियर लोग हैं उनका एक गठजोड़ बन के ज्यादा से ज्यादा ऐसे डिजिटल माध्यम से, क्योंकि जी आज जी लॉकडाउन में वो तो नहीं हो सकता कि सेमिनार तो नहीं हो अवेयरनेस। सकते, हाँ जी 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 हाँ एक हाँ, अवेयरनेस डिजिटल माध्यम से फैलाने उनके अवेयरनेस का। जी लानी जी होगी। जी जी हाँ। अभी प्रदीप जी साथ में हैं, भी डिस्कनेक्ट हो गए थे। प्रदीप जी, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं कि युवा जो है अपने हक अधिकार लेने के लिए जागरूक हो? युवाओं के प्रति एक आप अपने संदेश की आशा करता हूँ, प्रदीप जी। प्रदीप जी, मेरी आवाज आ रही है? प्रदीप जी, जो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारे युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि वो अपने हक अधिकारों के प्रति सचेत हो? प्रदीप जी, लग रहा है। जी 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 अब आवाज आवाज नहीं नहीं जा पहुंच रही रही। है। आवाज नहीं जी। हम्म। आदरणीय अरुण साहब जी, अरुण जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे युवकों को कंक्लूडिंग रिमार्क देते हुए
आप ये बताइए कि हमको एक रणनीति कैसी बनानी होगी ताकि जो युवा अवेयर हो और अपने हक अधिकारों को लेने में सक्षम हो। आदरणीय वकील साहब, माइक अनम्यूट कर लीजिए। माइक म्यूट है आपका, अनम्यूट कर लीजिए। माइक सर ने माइक जो है मांझी साहब, आपका माइक जो है माइक अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी हाँ, हो हेलो। गया। जी 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 हाँ हाँ, देखिए एक एक बात तो कर रहे कि हमारा जो युवा है, जो स्टूडेंट है, जी उसको जी समाज का रियलिटी पहले समझना चाहिए। जी जी उसको समझाना चाहिए जो अभी हमारा देश का आजादी और हमारा जी संविधान का 70 साल होने जी वाला है। 70 साल में हमारा क्या अग्रगति हुआ है, जी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैसे जी इम्प्लीमेंट हुआ है, जी हमारी जो SC ST OBC जो जी 85% 80% जो जनता हमारा है ना, जी तो जी इसके पास कितना साधन आए हैं, इकोनॉमिक जी डेवलपमेंट क्या है, इसको पॉलिटिकल जी डेवलपमेंट क्या है, सो सारी जी डेवलपमेंट को उसको जी समझाना चाहिए। जो जी हमारा जी अभी स्टैंडिंग क्या है इंडियन जी स्टेट के साथ, हम लोग का बराबर दर्जा मिला कि नहीं मिला, जी 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 हमारा बराबर दर्जा क्यों नहीं मिला। जी हेलो। जी 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 क्यों आवाज आ रही है। हाँ, हमारी बराबर दर्जा क्यों नहीं मिला, इसके कारण क्या है, इसके जी प्रतिबंधक क्या है, ये जी सबको एक हमको पहले, जैसे कठरिया साहब है, सब आदमी है, एक पैम्पलेट बुकलेट तैयार करना है, जैसे लिटरेचर। जी जी हेलो। लिटरेचर। जी जी मिनिमम एक लिटरेचर को लेके हम लोग युवा के पास डिस्कस करना, बातचीत करना। और जी हमारी जो लड़ाई है, ये जी जो पहले जो मैं स्टार्ट किया था, जो जी रिजर्वेशन, हमारा रिजर्वेशन हमको जो स्टेट का इसका एक जिम्मेदारी है। जी रिजर्वेशन है डेमोक्रेटाइजेशन प्रोसेस का एक टूल्स है रिजर्वेशन। जी जी हमारा, हम लोग डेमोक्रेसी को मानते हैं, हमारा संविधान डेमोक्रेटिक है, हमारा देश डेमोक्रेटिक है, तो जी जी डेमोक्रेटिक टूल्स है रिजर्वेशन। जितना दिन तक हमारी समाज, हमारी स्टेट डेमोक्रेटिक ना होंगे, उतना दिन तक रिजर्वेशन भी रखना चाहिए। और जी उसको रखने के लिए उसको जो लड़ाई करना है वो डेमोक्रेटिक लड़ाई है। वो जी जी डेमोक्रेटिक लड़ाई में सारी स्टूडेंट यूथ को, जी इसीलिए उसको क्या करना है, उसको शिक्षित करना है। और जी शिक्षित करने के साथ हम लोग जी को वो जो जनता को संगठित करना है, वो प्रिंसिपल बाबा साहब का प्रिंसिपल है, जो जी जी शिक्षित करो, संगठित हो और और लड़ाई संघर्ष। करो, यही फार्मूला है। जी 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 वो बहुत अच्छी बात फार्मूला बाबा है। साहब हम लोग को देके गया जी है। जी 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 समय समाप्ति की ओर है। मैं अब जो है आप लोग हाँ। हमारे इस कार्यक्रम में आए साथियों। AIBCA टीवी जो है ये हम्म। दबे पिछले वंचित समाज को उनके हक अधिकारों के प्रति जागरूक करके उन्हें अपना हक अधिकार कैसे लेना चाहिए, विभिन्न समय पर अपने विद्वान साथियों को बुला हाँ करके भाई, इसमें डिबेट कराना चाहता है। तो इसी कड़ी में जो आज का सिविल कार्यक्रम वार हुआ, में सिविल वार कठेरिया साहब आए इसमें। मैं अंदर आ ये प्रदीप जी, मैं आपसे जानना अंदर आ चाहता जाओ हूँ सीधे। युवाओं को आपको क्या निर्देश देना चाहते हैं ताकि युवा आपका अनुसरण करे। प्रदीप जी। माफी चाहूंगा सर, आपकी जी आवाज नहीं आ पाई। जी जी प्रदीप जी, युवाओं सर को आपकी आप आवाज क्या नहीं आ आदेश पाई देना। मुझ तक। जी जी आवाज नहीं आ पाई। जी चलिए जो है आवाज ये है कि एक सवाल ये है कि आप जो है अपने युवाओं को क्या निर्देश देना चाहते हैं। भाई, जी मेरा जी युवाओं से हाथ जोड़कर यही निवेदन है कि जी पढ़ो, और सिर्फ पढ़ो, क्योंकि अगर आप पढ़ पाओगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आज मैं इस स्टेज पे आपके माध्यम जी से जी कठेरिया जी के सामने और अरुण जी के साथ में और आपके साथ में, तो इस सब जी पीछे का एक ही रीजन है, मेरी जी एजुकेशन, मेरी शिक्षा। मेरे माता जी पिता ने संघर्ष करके मुझे पढ़ाया और मैं सही दिशा में आगे बढ़ रहा हूँ। जी जी और जी मेरा यहाँ से ये विनम्र निवेदन है कि जहाँ मौका मिले, जैसे मौका मिले, पढ़िए। क्योंकि जब आप जी पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों को भी पढ़ेंगे, अपने समाज में अपने हक को भी जानेंगे। और अगर आप जी नहीं पढ़ेंगे, दुनियादारी की और बातों में लगे रहेंगे, तो ना ही आप अपना भला कर पाएंगे, ना ही अपने परिवार का भला कर पाएंगे, और ना ही आप अपने समाज का भला कर पाएंगे। अगर आपको जी जी भला करना है, किसी की सेवा करना है, किसी के जी साथ में
खड़े होके उसके कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ना है, तो सबका एक ही माध्यम है, शिक्षा। शिक्षा, उच्च शिक्षा आप हासिल करके आप बड़े-बड़े पदों पे जा सकते हो, अपनी की मदद कर सकते हो और अपने लोगों का परचम बुलंद कर सकते हो। साथ ही साथ आप ये भी जान सकते हो कि किस प्रकार लोग जो हमें आशीर्वाद देते हैं, वो आशीर्वाद नहीं, वो हमसे गुलामी करवाते हैं, हमसे दासता करवाते हैं, उनका आशीर्वाद नहीं है ये। वो हमें मूर्ख बनाते हैं, तरह की उनकी में आपने वो मूर्तिकार जो सीने पे बैठ के मूर्ति बनाता है, बाद में उसी मंदिर में रख के उसको पूजा करता है और उससे कमाता है, खाता आराम से उसका 100% रिजर्वेशन लेता है। पूरे परिवार उसकी लिए आएंगे, 6,000 से लेके उसकी थैंक यू प्रदीप जी। प्रदीप जी आपने बहुत अच्छी बात आपको शिक्षा के लिए आपने बहुत अच्छी बात कही। कठेरे साहब समापन करते हुए सबका शुक्रिया अदा कर दीजिए। जी कठेरे साहब। जी हाँ, सभी साथियों ने बहुत अच्छा, आज की डिबेट मुझे बहुत अच्छी लगी है और मैं समझता हूँ कि मैं समापन पे यही युवाओं को से अपील करूंगा कि इस रिजर्वेशन के प्रति जितने भी भ्रम है निकाल दें और सड़क पर आने के लिए तैयार हों, क्योंकि यदि कुछ पाना है और पाया हुआ बना के रखना है, उसे खोना नहीं है, तो उन्हें संघर्ष करना होगा। उस बिना संघर्ष से कुछ नहीं मिलता है। जैसा कि अरुण माझी साहब ने बाबा साहब की लास्ट लाइन बताई थी, उनका मंत्र बताया था कि शिक्षित हो, संघर्ष करो, संगठित हो और संघर्ष करो। तो साथियों, जो लोग प्रदीप जी ने तो उन लोगों के लिए कहा जो अभी शिक्षित नहीं है, लेकिन जो शिक्षित हो चुके हैं अब वो संगठित होकर संघर्ष करने को तैयार हो जाएं, वरना उनके आने वाली पीढ़ी को शिक्षित होने का भी मौका नहीं मिलेगा अगर उन्होंने संघर्ष नहीं किया। तो इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम के समापन करने के लिए कहूंगा। जी 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 थैंक यू। कल हम फिर 2 बजे उपस्थित होंगे एक नए विषय के साथ। साथियों, इस कार्यक्रम को आप शेयर करिए, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको पहुंचाने का काम करिए, क्योंकि जब तक ये बात ज्यादा लोगों तक नहीं जाएगी तब तक ये बात नहीं होगी। मैं सभी से निवेदन करना चाहता हूँ आदरणीय दर्शकों कि इस वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए। जितने आप कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ही ये ज्यादातर लोगों के पास जाएगा। और AIBCA टीवी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का कार्यक्रम समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी को नमस्कार।